जी पूजा जी, बताइए क्या कुछ हुआ आपके साथ? मेरा नाम पूजा है। मैं उम्मेद विहार कॉलोनी कैमरी रोड की हूँ। ब्याह रखी हूँ, मंगाली की लड़की हूँ। बुधवार को मेरे पति ने शराब पीकर मेरी पिटाई की। मंगलवार को पिटाई करी मेरी, और मेरे कड़मे मारे, और पानी गर्म करने वाली रोड से मेरे सर में वार करने की कोशिश की, और पड़ोसियों ने मुझे बचाया। फिर अगले दिन बुधवार को मैंने मेरे पति से कहा कि मुझे 20 दिन हो गए, मैं बहुत ज्यादा बीमार हो रही हूँ, मैंने दवाई दिला दो फिर मुझे। दवाई दिलवाई आपको? दवाई नहीं दिलवाई। मैंने दवाई के लिए कहा, मैं पहले पानी पिया, और फिर मैंने उनसे कहा मुझे दवाई दिलवा दो। वो बोले आप डर रही है या कुछ आपको कुछ जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस क्या लेने दिक्कत? में दिक्कत है। वो मंगलवार के दिन उन्होंने मेरे पीठ पे बहुत ज्यादा जोर से मेरे मुक्के मारे हैं। अच्छा। और मेरी छाती में दर्द हो रहा है, और मेरी सांस लेने में और खाने पीने में दिक्कत हो रही है। और बुधवार के दिन मेरे ससुर ने और मेरे पति ने मिलकर मुझे दोबारा मारा। मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ा, और मेरी चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे पड़ोसी बाहर आए। फिर उन्होंने मुझे छुटाया। मैं अपनी गुड़िया को लेकर, 4 साल की लड़की है वंशिका, उसको लेकर पैदल पैदल बिना चाय पानी पिए अपनी गुड़िया को लेकर आजाद नगर थाने में चली गई। बीच में मैंने एक भाई को बाइक पे कहा कि भाई मुझको छोड़ दे, मेरे से पैदल नहीं चला जा रहा। मेरी गुड़िया बोली मम्मी मुझको पानी पिला दो, मेरे प्यास लग रही है। तो मैंने आजाद नगर के किसी घर में एक आंटी से पानी मांगा और मेरी गुड़िया को पिलाया। और फिर मैं धीरे 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 हिम्मत करके आजाद नगर थाने, पुलिस थाने में गई, और वहाँ पे बैठी रही थोड़ी देर। वो बोले आप थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ। आप थोड़ा रिलैक्स होकर बोल सकते हैं, क्योंकि आपको प्रेशर नहीं जाता है। ज्यादा गंभीर चोटें आपको लगी है ना? दिक्कत ज्यादा हो रही है ना। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा ये पर्चा लीजिए, पेन लीजिए, यहाँ पे बैठिए, और अपना जो बयान है, जो आपकी दिक्कत परेशानी है, वो उस पर लिख डालिए। फिर उन्होंने मुझे एक पर्ची दी, मेरे साइन करवाए, और मुझे बाहर बैठा दिया। मेरी इतनी हालत नहीं थी, ना मेरे पास कुछ पैसे थे कि मैं दवाई पानी ले लूँ किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाके, जिंदल हॉस्पिटल में जाके। मेरे साथ मेरी गुड़िया थी, मैं पैड़ियों में वहीं बेसुध होकर पड़ी रही। मेरी गुड़िया बोली मम्मी मेरे नाना को बुला लो फ़ोन करके, मुझको भूख लगी है। वो बोली मुझको बिस्कुट खाने हैं। तो मेरे आंखों में पानी आ रहा था। गुड़िया मुझे बिस्कुट मांग रही थी, और मैं इतनी बेबस थी कि उसको बिस्कुट भी नहीं दिला पा रही थी। मेरे सच्चे किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरे साथ सामने सब देख देख के ऐसे ही जा रहे थे, जने कोई पुतला खड़ा कर रखा ऐसे ही। हंस नहीं रहे थे, सब ऐसे टप रहे थे मेरे पास से। मैं पैड़ियों में पड़ी थी बेसुध हो गई। मेरी गुड़िया भी मेरे साथ में ही थी। उन्होंने कहा मेरे नाना को बुला ले। एक लेडी से मैंने फोन मांगा, और वो बोल मैंने मेरे पापा को फोन मिलाया। मैंने कहा पापा थोड़ी देर में आ जाओ, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ पापा, मैं जाने का थाना पुलिस से बोल रही हूँ, ये बात हो गई है, उन्होंने मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया है, आप थोड़ी देर में आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ बेटा, परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ। तो वो आधे 2 घंटे के बाद आ गए। और वो मैडम बाद में आई है स्कूटी पे। तो मैडम, उनका एक का नाम तो सुषमा है, वो बोले आपको दिक्कत ज्यादा है, 3 महीने की आपकी प्रेगनेंसी है, आपको दिक्कत हो जाएगी, आपकी जान भी जा सकती है, तो आप अपनी गुड़िया को लेकर पहले अपना इलाज करवाओ। फिर मेरे पापा मुझे मंगाली गांव में ले गए। मेरे पापा नहीं, मेरे भाई ले गए मुझे। मेरे पति भी आ गए थे। वो चुप चुप छुपाते निकल गए वहां से बाइक लेके। फिर मेरे पापा उनको पीछे पीछे, पता नहीं उनका, मुझे पता नहीं वो कहाँ थे कहाँ नहीं, इनका पता नहीं मुझे। फिर मेरा भाई मुझे लेके चला गया। उन्होंने मुझे जूस पिलाया, मेरी उल्टी लग गई वहां पे। बड़े दुख की बात है भाई, इस महिला को देख लो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। छोरों के प्यार नहीं होते, लेकिन जिसके या छोरी चली गई ना, उसने और उसकी सासू ससुर ने इसकी पूरी माटी कर रखी है। बड़े दुख की बात है, हम रह खा रहे हैं। अरे कुछ समझो भाई, समझो, ये बड़ी दोनों नाजुकता से पाली जावा है, और आज इनकी जो हालत है ना वो देख लो। और सुनना नहीं चाहता, लेकिन सुननी पड़ेगी, तोड़ रखी भाई भीतर का चोरी, गंभीर चोट लग रही है। फिर ये मुझे सिविल हॉस्पिटल में ले गए भर्ती कराने के लिए, पापा मम्मी और भाई। शाम के टाइम इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करवाया, वहाँ मेरा थोड़ा इलाज हुआ, ग्लूकोज वगैरह लगाई, बुखार चढ़ गया था मेरे बहुत ज्यादा। एक दिन मुझे वहां पे रखा। फिर अगले दिन मुझे जच्चा बच्चा वार्ड में ले गए, बोले ये प्रेग्नेंट है इसलिए इसको वहां पे ले जाना पड़ेगा आपको।
तो मैं वहां पे शिफ्ट हो गई। वो जाते मुझे ये बोली यहाँ पे क्यों आई है, तो वहीं पे रहती थी। फिर एक और लेडीज थी, वो बोली इनको इनका करो काम आप। तो मैं वहां पे एडमिट हो गई। उन्होंने मेरा यूरिन टेस्ट सारे टेस्ट करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया। मैं कम से कम वहाँ पे 4-5 दिन रही हूँ। मेरा कोई इलाज नहीं हुआ वहाँ पे। मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तड़पती रही मैं बुखार में। मेरा 20 मिनट तक सर्दी नहीं रुक रही थी यार। मैं कहती थी मुझको गोली दे दो, वो तो सुनाई नहीं कर रही थी मेरी। जब 3-4 लेडीज कहती थी ना कि ज्यादा बुखार हो रहा है जी इसका, तो वो एक टैबलेट दे जाती थी, ग्लूकोज के टीके लगा देती। मेरे को इतनी उल्टी लग रही थी, इतना बुखार हो रहा था। फिर मैंने 5वें दिन, आज के दिन, कौन से हॉस्पिटल की बात? सिविल हॉस्पिटल सरकारी हिसार की बात? हाँ। तो आज के दिन मैंने कहा मुझे छुट्टी लेनी है, मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं है, मैं मर जाऊंगी यहाँ पे, मेरा कोई इलाज नहीं हो रहा अच्छे से। तो वो बोली आप अपनी मर्जी से जा रहे हो तो लिख के जाओ, साइन करके जाओ। कौन बोले? पुलिस वाले? नहीं, डॉक्टर बोली। फिर मैं छुट्टी करा के आज यहाँ पे आई हूँ। पुलिस वाले आए थे बयान लेने के लिए वहाँ? पुलिस वाले, इमरजेंसी वार्ड, अगली सुबह को आई थी 2 लेडीज, वही सुषमा और एक और साथ में थी। वो भी मुझसे गुस्से से बात कर रही थी। फिर वो मेरा बयान लेके चली गई वहां से। फिर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, कुछ नहीं किया, कोई पूछताछ नहीं करी। मैं वहां पे बीमार पड़ी रही ना, मुझे कोई संभालने वाला था। हाँ, गुस्से से बात करी थी दोनों ने। क्या बोली वो? कह रही थी कहाँ घूम रही है, हम तुम उसको कब से ढूंढ रहे हैं। ये कोई तरीका होता है? मैं वहां पे खाना खा रही थी, मुझको नहीं पता था वो आए हुए हैं। एक महिला के साथ कहीं भी न्याय नहीं मिला, सोचने वाली बात है। और हॉस्पिटल में तो 5 दिन तक कोई इलाज नहीं हुआ। भाई रोना आता है मुझे। और मैं कहता हूं कि भाई सारा सिस्टम बिगड़ रहा है, गरीब आदमी के साथ नहीं कोई भी। इस चीज ने नोट कर लो। ये लड़की पता है कहाँ आई है? जय भीम आर्मी के ऑफिस में आई है। इसको ये पता है कि न्याय वहां पर मिल सकता है। और भाई हम बुलाए हैं साथ में मुकेश सोटी, हम वरिष्ठ पत्रकार, ठीक है, ये भी आए हैं। और छोटे मोटे पत्रकार नहीं है ये। बेटा आप जो है, क्योंकि मैं आंसू नहीं रोक पा रहा। जिस देश में बेटियां रोती हैं, पत्रकारों के आंसू थमते नहीं हैं। अंधेरे में जैसे जानवर खो जाते हैं, ऐसी अंधेरे में इंसाफ खो रहा है। और इंसाफ की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, कसम से वो जो हैं, क्या तो कहें क्या नहीं, शब्द चुक जाते हैं इस बिटिया के आंसू देखकर। कितना तड़फ रही है, कितना रो रही है। क्या ये आंसू किसी को दिखाई नहीं पड़ते? बेटियां जब घर आंगन में छोटे होती हैं, कितने जतन से उनको पाला जाता है। कितने गीत बने हैं फिल्मी दुनिया में बेटियों पर। बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज कहाँ है ये सरकार? और इनके आंसू जब हमें दर्वित कर रहे हैं, तो खाकी वर्दी जिनके कंधों पर सितारे हैं, ये सितारे टूट कैसे रहे हैं? और मैं जानना ये भी चाहता हूं कि आखिर व्यवस्था है क्या? इंसाफ किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा? झूठे आरोप पर कितने ही, मैं पूरी फहरिस्त रख दूं पुलिस के सामने, झूठे आरोप पर तुरंत एफआईआर हो जाती है, गिरफ्तारी के लिए कॉल आती है, गाड़ियां घरों में सायरन बजाती हुई आ जाती है कि आप गाड़ी में बैठिए। लेकिन ये बेटी चीख चिल्ला रही है, लेकिन सुनवाई के नाम पर सब खामोश क्यों है? जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता, उसकी उम्मीदें मर जाती हैं, उसके सपने फना हो जाते हैं, तब जय भीम आर्मी का ये मैं दिखाऊंगा कि जय भीम आर्मी के संजय चौहान के ऑफिस में इसी चौखट पर आते हैं लोग और कहते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला। इस चौखट पर आने का मतलब है कि उनकी उम्मीद का पुनर्जन्म हुआ है, उनके सपनों का पुनर्जन्म हुआ है। उन्हें लगता है कि अब इस ऑफिस की चौखट पर हम आए हैं तो कहीं ना कहीं इंसाफ जरूर मिलेगा। और लाजमी तौर पर यह लड़ाई चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, हम लड़ेंगे शिद्दत से। और इस बिटिया को हर हाल में इंसाफ मिलेगा और मिलना चाहिए, और इसका हक है
इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि देश आपके डराने से नहीं चलता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान से चलता है। और यह भी सुन लीजिए कि किस तरह से चक्कर पे चक्कर काटकर, ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई पटकथा नहीं है, तारीख पर तारीख आपको इंसाफ देना होगा। बिटिया का दर्द और सुनवाते हैं आपको, क्या कुछ वो कह रही है। ये कैलाश जी, आप देखिए कितने अरसे से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन आज अविरल धारा बह रही है इनकी आंखों से, अविरल धारा बह रही है इनकी आंखों से। ये कितने पत्थर दिल लोग हैं जो ऐसी बेटियों का दर्द देखकर जरा भी पसीजते नहीं, पिघलते नहीं, हमारे आंसू अविरल धारा का रूप ले लेते हैं, और आप अपनी मेज कुर्सी को संभाले आराम से बैठे रहते हैं। आखिर कैसे लोग हैं आप, कहाँ के लोग हैं आप? क्या इंसाफ इतनी दूर चला गया कि आपकी कुर्सी में चांद पर चली गई है, या उन नदियों की तरह आप हो गए हैं जो धरती में भूमिगत हो जाती हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे, हम खींच कर लाएंगे, क्योंकि जय भीम आर्मी की चौखट पर हम भी खड़े हैं, और ये बिटिया भी खड़ी है, और पूरा परिवार भी यहाँ खड़ा है। बेटी, आप बताओ मुझे कि सिलसिलेवार कौन कौन लोग गुनाहगार हैं और किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हो, बताइए आप, निडर होके, निर्भीक होके, क्योंकि ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से चलेगा। बताइए आप। मुझे मेरे दोनों बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए, और उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। शब्द नहीं बचते, जब आंसू में शब्द बहने लगते हैं तब शब्द नहीं बचते। इनके पिता हैं हमारे साथ, उनको भी सुनिए कैसे चक्कर काटते हैं, कहीं कुछ बचा है या नहीं बचा। जी बताइए आप। जी, ये नो बोले अभी मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम मारा 5-4 महीने रहोगे, ऐसे ही रहोगा तो पैसे फिर तो तुम कर तो सकता ही नहीं, तुम तेरे पर क्या करना नो लिया, फिर आ जाएगा उल्टा ही। मेरे को बोला इसका ससुरा, अब मेरे घर से निकल जा, क्या तेरा उरे, मेरे को दबा दिया उसने घर से। आपका पति शराब पीता है? सुबह शाम पीता है, बच्चों के सामने भी पीता है, काम पे पी के आता है रात को, और बच्चों के सामने पीता है, बिल्कुल शर्म नहीं आती है। मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी मन बुद्धि पर क्या असर पड़ रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको बस अपनी शराब से मतलब है। बस इतना ही सबूत काफी है कार्रवाई करने के लिए। और जिस दर्द और तकलीफ से ये गुजरी है, ये समझिए कि इस पे जानलेवा हमला हो चुका है। इसी के तहत आप धारा लगाइए, कीजिए कार्रवाई। हम आपको सलाह नहीं दे रहे, दर्द के अंदर चलिए और ढूंढिए उन धाराओं को जिन धाराओं के तहत कार्रवाई बनती है, और अंजाम भी दीजिए। उनकी मदर भी हमारे साथ हैं। जी बताइए, आपसे पूछ रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, एक माँ का दर्द हम समझ सकते हैं। जी, इसकी सास का फोन आया मेरे दौरे, नो इतना सफाई करवाई इसकी, इसका बच्चा 3 महीने का क्यों रख रही है। मैं भी कड़ा ले मैंने तो मेरी भी बेटी अच्छी है, इसकी भी बेटी अच्छी। तो देखिए, कोख में पल रहे बच्चे को जब आप मारना चाहते हैं तो कितना बड़ा गुनाह आप कर रहे हैं। वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में अभी उसने जन्म नहीं लिया है, आया नहीं है, उसे आप मारना चाहते हैं। संगीन अपराध कर रहे हैं आप, और मुकम्मल तौर पे ये बड़ी कार्रवाई बनती है। पहले भी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, मेरा लड़का 1.5 साल का था तो मेरे पेट में बच्चा था 2 महीने का। तब मेरे सास ने चुपके से लौकी की सब्जी, घिया कहते हैं हम साधारण भाषा में, उसमें जहर मिला के मुझको खिलाया। मुझको नहीं पता था, वो उनकी साजिश थी। फिर मुझे उल्टियाँ लगी, मैं बीमार हो गई ज़्यादा। फिर मेरे मम्मी पापा को बताया गया कि आपकी गुड़िया बीमार है। मुझे गोस्वामी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, तो डॉक्टरों ने बाद में बताया मुझको, मैं अपने बच्चों को पालने, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये बात चुपचाप सहन कर गई, और अपने पति का घर बसाने दोबारा आ गई। क्या ये दहेज के लालची हैं लोग? शुरू में दहेज की मनसा तो उनकी शुरू से ही थी। बोले हमें सिंगल बेड नहीं चाहिए, डबल बेड ही चाहिए। हम 2 बहनें हैं तो डबल कपड़ा लिया उन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए, मेरी तरफ से भी और मेरी बहन की तरफ से भी।
और उन्होंने बीच में दबाव दिया कि तेरे पापा से बोल 10,000 रुपए दे। मेरे पापा ने दिए 10,000 रुपए, किसी ने तो दिए। मेरे छोटे छोटे भाई है, मजदूरी करते हैं, मेरे पापा ट्रैक्टर चलाते हैं, मुश्किल से घर चलता है। चलिए आप बताइए किस तरह की पैसों की मांग की और कैसे कैसे आपने पैसे दिए? जी मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ भाई मजदूरी करूँ, मैं भी मजदूरी करूँ, तू तेरा घर चला ले। मैं कई दिन चलाऊंगा तेरा घर जी। मैं इसको बोला मेरा नहीं चलेगा, मेरा तेरा कैसे चलाऊंगा मैं। तो मैंने बोला बाबा इतने मेरे मजबूरी तो मेरे मजबूरी नहीं समझता थे। 1.5 लाख रुपया मैं लगाया जी इसके ऊपर ठा पटकी करके। फिर बोले ये सरिया वाला जो सरिया नहीं मकान बनाया था मैं, उसके ओढ़ते लेके बरत गया पैसे, वो सरिया वाले मैंने दिए। फिर बोले मेरे पापा भी ले लेना अच्छे से, वो भी मैं भरे पैसे। मांग करता हाँ रहता है पैसों हाँ, की। इन्वर्टर लगवा लिया ढाणी चट्टान में से, वो काम करा करता मजदूरी माँ। वो पैसे वो अगले के नहीं दिए, वो फिर मैंने देने पड़े। वो भी गैस सिलेंडर नहीं था, वो भी मैं दिया। मैं कोई मेरी बेटी बच जाए भाई, बच जाए तो मेरा भाई मेरा हाथ में ठंडा ही हो जाए भाई। मैं मेरे बचाव करूँ था भाई, मेरा भी घर भी उजड़ा था इसमें जी। मैं कितना क्या करूँ। किस तरह से पैसों की मांग करते हैं वो पैसे की जी काम तो करता क्यों नहीं। जो इसके साथ था, इसका जो दोस्त था नहीं, वो बोले यार तुम बोला मौसा जी तो उसके पैसे देगा। तो बोला मेरे लड़के के खातिर मैं क्या करूँ फिर, मैं भी कुछ करूँ। 10,000 तो पीछे दिए थे, ये 10 फेर मांगने लगा। ये तो तुम पैसे कब तक देगा, तेरा घर चलाएगा। कि मैं बोला भाई कुछ भी करूँ मैं पैसे। क्या कुछ चीजें बेचनी पड़ी आप? मेरे को जमीन भी बेच दी जी, 2 किले ढाणी चट्टान में ज़मीन थी इनकी मांग के लिए। ये मेरे पास बचा कुछ कोई में नहीं है जी। ये भी कहा जा रहा और है इसको भी बीमार है, मैं जाना बच जाएगी। कि इनके जेवर भी जेवर इसकी नाश की जो बाड़ी है वो भी काट ली, बाड़ी भी काट ली, इसके जो टूम थी गड़ की वो भी निकाल दी। कुछ नहीं है इस भैया, पापा ये क्या करे। किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? कार्रवाई जी मैं तो ये इसका भी समाधान अच्छा करो जी, मैं तो परेशान हो लिया इससे। आप क्या चाहते हैं? जी मैं मेरी बेटी को इन्होंने बहुत मारा है, कम 4-5 दफ़ा मार लिया। मैं फिर भी शाइन कर रहा हूँ, मेरा सारा चीज़ बिक गया जी। अरे इनका मुकदमा तैयार करो जी, कड़ी कड़ी सज़ा दो, दिलाओ इसको। क्या आप बेटी को घर ही रखेंगे? घर क्या रखेंगे जी, मैं तो वैसे ही घर क्या रखूँगा मैं घर, मेरे तो कुछ नहीं बचा। आप भेजेंगे जहाँ ये शादीशुदा है अभी? मैं नहीं, उनको देखना ही नहीं चाहता जी, बार बार कह रहे हैं। मैंने उसको सका अगला मेरे धक्के मार रहे हैं घर से। मैं घर गया हूँ, निकल यहाँ से, तेरे घर से, तेरा घर क्या है घर है। बोला मैंने छोरी दे रखी है, तो तेरी क्या छोरी नू भाग यहाँ से। 2 महीने 4 महीने करा ड्रामा, फिर तू तेरी छोरी को गाल देगा। तो बार बार मैं लुटू के 8 साल हो गए मेरे जी। हम कह सकते हैं कि ड्रामेबाज आदमी है, लड़की को ले जाता है। या जी मेरे गाँव मंगाली मोहब्बत में पूछ लो, मेरी जो कोई भी ड्रामे कोई भी बात मेरी जो गलत आ जाए, मंगाली मोहब्बत 5 पंचायत है, प्रकाश के नाम से पूछ लो भी कितना बढ़िया है कितना खराब आदमी है। मैं तंग हो रहा जी, इनकी कार्रवाई कड़ी करी जाए जी, मैं बहुत परेशान हूँ जी। जय भीम आर्मी के जो चेयरपर्सन हैं उनसे भी हम बात करेंगे और दिखाएंगे कि वो क्या कुछ इस मसले पर कह रही हैं। तो हम चलते हैं जय भीम आर्मी के चेयरपर्सन संजय चौहान से, जो इनको इंसाफ दिलाने के लिए अब संघर्ष करने की राह को पकड़ चुके हैं। हेलो, जय हिंद जनाब, जय हिंद। संजय चौहान बोल रहा हूँ, जय भीम आर्मी एनजीओ से। हाँ जी। जनाब आप साथी न्यूज पे जुड़े हुए हैं और मैं काफी देर से आपसे फोन मिलाने लग रहा हूँ। ये बताइए, पूजा नाम की लड़की है, पत्नी क्या नाम है पति का? सुनील है जनाब। ये आपके श्याम बिहार रोड की है, एक आईओ है सुषमा। हाँ जी। इसने ना पहले भी 2-3 बार केस खराब कर दिया। अब है ना इसके ससुर ने और इसकी सास ने और उसके पति ने मार पिटाई की थी मंगलवार को जनाब। 12 तारीख को बयान हो लिए, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। बयान हो गया उसकी? हाँ बयान हो गए जनाब, 12 तारीख को। बयान में क्या कहा? ससुर के ऊपर आरोप लगा रखे मार पिटाई के, बड़ी गंभीर चोटें लगी हुई है। यहाँ से राइफल भी कर दी है लड़की सिविल से। मेरे को मिल लेंगे? हाँ जी, कल मिल लेंगे मेरे को? नहीं जनाब, इसमें मुकदमा भी दर्ज नहीं है। वो बात है, मैं पूछ लूंगा। तो इतनी गंभीर चोटें लगी हुई, मुकदमा तो दर्ज। मैं कहीं 302 में बिजी हूँ, ठीक है? हाँ जी मैं भी कल आके मिल लेंगे, देख लेंगे। ठीक है जी। ये देखिए, अब एसएचओ साहब अब भी कह रहे हैं कि कल आके मिल लेंगे। इससे स्पष्ट जाहिर है कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अब आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है। तो ऐसे तो हमें इस चीज को सहन नहीं करेंगे। एक लड़की के साथ इतना घोर अन्याय हुआ है, मार पिटाई हुई है उसके साथ, और जहां कोई 2 नंबर में एप्लीकेशन दी जाती है झूठी बना के, कहानियां बना के,
पुलिस साजबाज होकर तुरंत मुकदमा दर्ज कर लेती है। अगर आप देखेंगे एसएचओ ने के पास ये फोन मिला था, जो आजाद नगर का एसएचओ है, वो कहने लग रहा है मुझसे मिल लेंगे। बताओ, जो लड़की की हालत गंभीर है, अब मैं उसको बता भी रहा हूँ कि लड़की यहाँ से रेफर कर दी गई है, उसके बाद भी कह रहे मिल लेंगे। मैं 302 के मैटर के अंदर बिजी हूँ। आप देख सकते हैं पुलिस की कार्य प्रणाली को। लेकिन इस मामले को गंभीरता से उठाएंगे, जो दोषी है उसको सजा दिलाने का काम करेगी। जय भीम आर्मी है जी।